अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटिकल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी आपको एलएलबी करने के बाद और प्रैक्टिस के दौरान भी ये आपके लिए एक काम आने वाली चीज़ है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं किसी भी शहरी के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और सभी शहरियों तक इनका पहुंचना, इन सभी शहरियों को इनका पता होना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इन्हें हम शुरू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को बुनियादी हकूक़ कहा जाता है इन्हें, जो कि किसी भी शहरी को जो पाकिस्तान में रहता है उसको उसको ये हकूक़ मिलते हैं। ठीक है, खा वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी खित्ते से हो, किसी भी सूबे से हो, ये सभी इसको इन हकूक़ को एंटरटेन करते हैं। अच्छा जी, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 8 से हम शुरू करेंगे। लॉ इनकंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। तो सेक्शन 8 हमें जो कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स का कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि इन फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराएगा। ठीक है, ऐसा कानून रियासत नहीं बनाएगी जिससे फंडामेंटल राइट्स जो है ये इनकी वायलेशन हो जाए। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिड्स द राइट्स सो कन्फर्ड एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लाज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वाइड। तो स्टेट इस तरह का कोई कानून भी नहीं बनाएगी जो कि इनके साथ टकराएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आगे थोड़ा सा ये है, थोड़ा एक प्रोविज़न है। द प्रोविज़न ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस और ऑफ द पुलिस और ऑफ such other forces as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए हैं, लेकिन ये जो आर्मड फोर्सेस हैं या जो पुलिस है, पुलिस के अफसरान हैं या इस तरह की जो एजेंसीज वगैरह हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का काम करना होता है, तो उनको वो अब ज़ाहिर सी बात है, कोई भी आपका राइट है, राइट ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है, कोई भी है, लेकिन अगर मुल्क में कोई हालात वगैरह ऐसे होते हैं तो वहाँ पे अगर आपको रोका जाएगा जी आप इस तरफ नहीं जाएंगे, आप कहेंगे जी हमें तो राइट ऑफ लिबर्टी जो इजाज़त देता है इस तरफ जाने की, तो वहाँ पे वो पुलिस और वो जो आर्मड फोर्सेस वगैरह उनके पास इख्तियार होगा कि वो आपको वहाँ से रोकें। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी नंबर 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर बंदे की जो ज़िंदगी है उसका उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसे आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नंबर 10 सेफ़ गार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी बंदे को अरेस्ट करना और उसे डिटेन कर लेना, उसे हवालात में बंद करके रखना, इसका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा? नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest। किसी भी शख्स को जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसे जल्द अज जल्द बाखबर किया जाएगा कि भाई आपको इस वजह से अरेस्ट किया गया है, बगैर की वजह बताए उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। nor shall he be denied the right of consult and be defended by a legal practitioner ऑफ हिज चॉइस। और ना ही उसे इस बात से रोका जाएगा कि वो अपने आप को डिफेंड करे या अपनी मर्ज़ी का लीगल प्रैक्टिशनर ले। ठीक है, तो ये उसे ये राइट होगा। ठीक है, इसकी आगे क्लास 2 में लिखा हुआ है, इसी के नंबर 10 की सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन की क्लास 2 में आगे लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। किसी भी बंदे को जब अरेस्ट किया जाएगा किसी भी वजह से, किसी भी मामले में, तो पहले तो हमने पढ़ा है कि उसे वजह बताई जाएगी, उसे लीगल प्रैक्टिशनर अपनी चॉइस का चूज़ करने की इजाज़त होगी। नंबर 2 में वो बता रहे हैं कि उन्हें 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्राम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द
कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। इसमें से वो टाइम निकाल दिया जाएगा जिस टाइम में उसे करीबी मजिस्ट्रेट तक ले जाने में जो टाइम लगता है। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर उसे आगे 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसकी भी आगे काफ़ी एक्सप्लेनेशन है ये हम, लेकिन हमारे काम का जो था हमने पढ़ लिया है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, आगे आ जाएगा जी नंबर, ये था नंबर 10, ये था नंबर 9 सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। अच्छा, नंबर 10 था सेफ गार्ड एंड अरेस्ट टू एंड डिटेंशन। अच्छा, इसके बाद 10A आ जाता है राइट टू फेयर ट्रायल। तो जब अरेस्ट की बात होगी तो फिर फेयर ट्रायल की भी बात होगी, ठीक है, ट्रायल फेयर होना चाहिए। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process। तो उसका जो अदालत का प्रोसेस होगा, थाने का, कचहरी का, वो फेयर होगा, उसमें डंडी नहीं मारी जाएगी, उसमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो उसका सारा प्रोसेस किया जाएगा। नंबर 11 आ गया जी स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एट्सेट्रा प्रोहिबिटेड। तो सेक्शन 11 जो है ये मना करता है गुलामी को, ज़बरदस्ती काम लेने को। अच्छा, इसकी क्लॉज 1 में है स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। पाकिस्तान में इसकी किसी भी किस्म को आप मुतारफ़ नहीं करवा सकेंगे स्लेवरी को, तो इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ठीक है। जिस तरह वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच वो है ना, जिसमें वो बड़ी सोशल मीडिया पे चलती है, कहते आज से आप सब आज़ाद हैं, ठीक है, तो ये उसी के ही उन्हीं अल्फाज को उन्होंने लिखा है। नंबर 2 क्लास 2 है ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को मना किया जा रहा है, इंसानों की खरीदो फरोख्त को मना किया जा रहा है। नंबर 3 नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इंगेज्ड in any factory or mine or any other hazards employment। तो कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम होगी उसे ज़बरदस्ती कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ली जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद 12 आ जाता है हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है आपको। इसकी क्लॉज 1 और 2 को पढ़ते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। नो लॉ शैल अथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम और एक्ट ऑफ और ओमिशन। एक बंदे ने एक वक्त कोई काम किया तो उस वक्त वो सज़ा नहीं थी, जब बंदे को पकड़ लिया गया, ठीक है, और कुछ अर्से बाद साल बाद कोई कानून पास हुआ तो उसके बाद उस कानून में तो वो बड़ी सख्त सज़ा दे दी गई उस मामले की, लेकिन अब उसे सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि जिस वक्त उसने वो एक्शन किया था उस वक्त ये कोई इस तरह का जुर्म नहीं था कि उसकी ये सज़ा हो, ठीक है। ये है जी। इसी की क्लास 2 है ए बी, इन्होंने लिखा ए मैंने आपको बता दी है और बी है फॉर एन ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ काइंड डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर दैट ऑफेंस एट द टाइम दैट ऑफेंस वाज कमिटेड। तो पेनल्टी भी जो उस वक्त का कानून है उसी के मुताबिक होगी, बाद में अगर पेनल्टी ज़्यादा पड़ गई है उस मामले की तो अब उसको ज़्यादा नहीं कर दी जाएगी, ठीक है। 13 पे है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, आपको एक मुकदमे में सज़ा हुई दोबारा उसी मुकदमे में सज़ा नहीं दी जा सकती। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ ही आप गवाही दें, ठीक है, अपने आप को ही आप मुजरम ठहराएं। इसकी क्लास ए और बी को हम पढ़ते हैं। क्लास ए कहती है शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नो पर्सन, किसी भी शख्स को एक ही मुकदमे में 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। एंड नंबर 2 नो पर्सन शैल व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने आप के खिलाफ एक विटनेस बन जाए। 14 आ जाता है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल, ठीक है। किसी भी इंसान की जो अजमत है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसके घर की जो प्राइवेसी है उसको ख़राब नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो अटल है, वो स्टेबल रहेगी।
उसको उसकी इज्जत, उसका रहन सहन जो है वो, उसकी प्राइवेट लाइफ उसको अपनी मर्जी से गुजारने का हक है। इसी का नंबर 2 है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। तो एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने के लिए किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to resident and settle in any part therefore। पाकिस्तान का कोई भी शहरी है उसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी कहीं भी रहने की, कहीं भी घूमने फिरने जाने की, और वहाँ पे जाके सेटल होकर ज़िंदगी गुजारने की भी उसे आज़ादी होगी। नंबर 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि आपको इकट्ठे होने का हक है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। असलह के बगैर इकट्ठा होने का हक है। सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो माकूल पाबंदियाँ लगाई होंगी उन पाबंदियों के अंदर अंदर आपको इकट्ठे रहने का असलह के बगैर हक है। नंबर 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। Every citizen shall have the right to form association or union, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality। पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को, इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए जो माकूल पाबंदियाँ हैं उन पाबंदियों के अंदर अंदर आपको आपस में इकट्ठा होकर यूनियन बनाने की, एसोसिएशन बनाने की इजाज़त होगी। अच्छा जी, नंबर 2 नहीं भाई इसका ये काफ़ी आगे जी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशन इफ एनी मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस। तो कोई भी कानूनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से जो ठीक होगा और तालीम के अकॉर्डिंग होगा, वो बिज़नेस शुरू करना, वो उस ऑक्यूपेशन में चले जाना, उस प्रोफेशन में चले जाने की सबको इजाज़त होगी। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर हम सुनते रहते हैं, इसका शोर चल रहा होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part therefore। Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement to an offense। तो ये राइट कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, आप इजहार राय कर सकते हैं, राय का इजहार कर सकते हैं, उसे प्रेस भी कर सकते हैं, शाया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अखलाकियात का, इस्लाम का, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का, पाकिस्तान की अजमत का, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात का, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ ये आप कानून की वायलेशन करेंगे। तो हम जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके आगे जो इतनी तफसील है इसको नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। आगे है जी राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 19A है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। कानून की तरफ से आयद करदा माकूल पाबंदियों के अंदर हर शहरी को हक हासिल है कि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस की जितनी भी किस्म की मालूमात है वो हासिल कर सकता है। 20 है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम दी जा रही है अपने रिलीजन की तबलीग करने की भी दी जा रही है, उसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने की भी, मतलब मस्जिद बनाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा बनाएं, जो भी बनाएं आप बना सकते हैं, आप उसकी तशहीर भी कर सकते हैं, आप तबलीग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट
to profess, practice and propagate his religion, and every religious denomination and every sect therefore shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी आप बना सकते हैं, उनको मेंटेन भी आप रख सकते हैं, आप अपना इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। 21 है जी, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religions other than his own। तो किसी से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसके मज़हब टैक्स उससे मुसलमान से लिया जा रहा है और वो हिंदुओं के वो मंदिर पे लगाया जा रहा है, या हिंदुओं से टैक्स लिया जा रहा है और वो मुसलमानों की ज़कात में जमा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके अपने रिलीजन से रिलेटेड उससे टैक्स अगर लिया जाएगा तो उसी पे वो खर्च किया जाएगा, उसको कंपेल नहीं किया जा सकेगा कि वो इधर दे टैक्स। अच्छा जी, इसके आगे है जी 22, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन्स। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड रिलीजियस वर्शिप इफ सच इंस्ट्रक्शंस, सेरेमनी और वर्शिप रिलेट्स टू अ रिलीजन अदर देन हिज ओन। ठीक है, उसको किसी भी ऐसी प्रैक्टिस पे मजबूर नहीं किया जा सकेगा, किसी ऐसी रिलीजियस सेरेमनी पे नहीं बुलाया जाएगा, किसी भी इबादत में उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा जो कि उसके मज़हब से हटके हो, किसी भी शहरी को। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है 23, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड any reasonable restriction imposed by law in the public interest। पब्लिक इंटरेस्ट की खातर जो कानूनी पाबंदियां हैं वो माकूल कानूनी पाबंदियों के अंदर रहते हुए शहरी को हक हासिल होगा कि वो कहीं भी जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उसे रख सकता है। अच्छा जी, 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता, ना उसे रियासत ज़बरदस्ती लेगी ना उसे कोई शख्स ले सकता है। No person shall be compulsory deprived of his property save in accordance with the law। एक बंदे ने कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। इसी के क्लास 2 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ सेव फॉर अ पब्लिक पर्पज। पब्लिक पर्पज के लिए भी उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ which provides for compensation therefore and either fix the amount of compensation or specifies the principles on and the manners in which compensation is to be determined and given। हाँ, उस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, उसको एक बाकायदा तौर पर एक मुआवजा देकर वो चीज़ एक्वायर की जा सकती है, अदरवाइज वो नहीं ली जा सकती। इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन 25 पे हम पहुँच गए हैं जी। इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन, all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सबको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्लास 2 कहती है देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। मेल फीमेल्स ट्रांसजेंडर सेक्स के बिहाफ पे, सेक्स की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लॉ नहीं करेगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाने की से ये क्लाज, ये कानून नहीं रोकता। 25A राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच मैनर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाई लॉ। ठीक है, तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है। स्टेट क्या करेगी, 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को तालीम देगी। ठीक है, इसी के तहत ही अब पंजाब में किताबें मुफ्त है, फ़ीस माफ़ है और तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है, तालीमी एमरजेंसी लगा दी जाती है। नंबर 26 है जी, नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी पब्लिक प्लेस को आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। In respect of access to places of public entertainment or resort not intended for religious purpose only,
देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बुनियादों पर किसी को कहीं भी रिजॉर्ट पे, किसी भी सैर तफरी वाली जगह पे, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाने से मना नहीं किया जा सकता। हाँ, वो मजहबी मकासद के लिए मुख्तस ना हो वो जगह, तो वहाँ पे तो मना किया जा सकता। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी सेफ गार्ड। ये था जी नो डिस्क्रिमिनेशन। 27 आ गया जी सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। सर्विसेज के हवाले से, जॉब के हवाले से, नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंट्स और बर्थ प्लेस। इनकी बुनियादों पर किसी को भी किसी जॉब से, किसी सर्विस से महरूम नहीं किया जा सकेगा। अगर इक्वल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड बंदा है, तो उसे वो जॉब दी जाएगी। अब हमारे पास लास्ट है जी 28, preservation of language, script and culture. Subject to Article 251, any section of citizen having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institutions for the purpose. किसी भी मज़हब को, किसी भी कल्चर को, किसी भी ज़ुबान के लोग अगर किसी खित्ते में रहते हैं तो उनको वो हक हासिल है कि वो उसको डेवलप करने के लिए इदारे बना सकते हैं, उसको वो प्रेस रिलीज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। ये जी हमने आर्टिकल 8 से 28 तक हमने जो पढ़ लिया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको ह्यूमन राइट्स भी कहा जा सकता है। इस चैप्टर को ह्यूमन राइट्स का चैप्टर भी कहते हैं। और ह्यूमन राइट्स के और भी एक्ट हैं, 2004 का एक्ट ह्यूमन राइट्स का पास हुआ है पूरा, लेकिन ये भी ह्यूमन राइट्स में आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से बयान कर दिया है।